हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट। कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट? तो ज्योग्राफी। वैसे तो और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, एक्चुअली बहुत सारी चॉइस है आपके पास, लेकिन ये चॉइसेस होने की वजह से ना कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है कि हमें कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। आज मैं आपको ज्योग्राफी के बेनिफिट्स बताने वाली हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी चूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं सब्जेक्ट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं थोड़े से इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, वेट। यस, तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी आज का सेशन। आज का सेशन में अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं यस कि इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू क्या है। ठीक है, पूरा इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जियो ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है, ऑप्शन का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखो कि आपके मैक्सिमम जो मार्क्स है 500 मार्क्स है ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो दो पेपर है, पेपर वन पेपर टू, 250 मार्क्स के है ना। पेपर वन और पेपर टू ज्योग्राफी का अगर हम डिस्कस करें तो आज उसके सिलेबस के साथ मैं बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत आसानी से इस बात को डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि हमें ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। ठीक है, जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले अगर समझेंगे नहीं तो उसको करेंगे कैसे? तो हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे ये सब मैं इसको लास्ट में करूँगी। पहले सिलेबस पूरा बताऊँगी, उसके बाद ये भी बताऊँगी कि सौरभ सर क्लासेस को कैसे आपके सामने अपने कोर्स को कंप्लीट करने वाला है, आपको कैसे हम तैयारी करवाएँगे, ठीक है? और रेलेवेंस क्या है? अगर मैं इस सब्जेक्ट को एज़ अ ऑप्शन चूज़ करती हूँ, तो क्या ये मेरी जीएस या मेंस पेपर में हेल्प करेगा कि नहीं? भई हेल्प करेगा तभी तो मैं इसे चुन सकती हूँ ना, वो भी हम मतलब डिस्कस करेंगे। अब थोड़े से मिथ्स आते हैं। मिथ यानी कि दिमाग में थोड़ी कन्फ्यूजन है कई स्टूडेंट्स को कि एक तो जी सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इस बात को मैं डिनाई नहीं करूँगी, सिलेबस वास्ट तो है। और ये और वास्ट तब हो जाता है जब आप इसको समझते नहीं हैं कि सिलेबस दिया क्या गया है। तो अभी जब मैं सिलेबस पढ़ूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि अरे दिखने वाला सिलेबस वास्ट, एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? उसके बाद अगला मिथ है कि ये स्कोरिंग नहीं है, नॉट स्कोरिंग। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? आप अगर आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स निकालेंगे ना, जो पेपर्स पहले हो चुके हैं, उनमें जो मोस्टली जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ज़रा चेक कीजिएगा उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन-कौन से रहे हैं, ठीक है? तो उनमें से जो बेस्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री आता है, हिंदी आता है, लिटरेचर आता है और अभी एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा चल रहा है। नया एंट्री हुआ है बट अच्छा सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें जियोग्राफी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? कई स्टूडेंट्स ने जियोग्राफी को चूज़ किया है। तो ऐसा क्यों चूज़ किया है? स्कोर आ रहे हैं तभी तो चूज़ किया होगा ना। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होते हैं, वो आपके मेन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत-बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है? चलिए अब थोड़ा-सा मैं इसको आपको ईज़ी करने के लिए इसके सिलेबस को समझाती हूँ। ज़्यादा टेंशन तो सिलेबस को लेकर ही है ना, चलो देख लेते हैं। यस, तो ज्योग्राफी सिलेबस में पेपर 1 में अगर हम देखते हैं तो फिज़िकल ज्योग्राफी है पेपर 1 का बेस, ठीक है? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फिज़िकल ज्योग्राफी। यानी कि ज्योग्राफी है क्या भई? हमारे भूगोल है, यानी कि हमारी धरती का ज्ञान, धरती से रिलेटेड कोई भी चीज़। चाहे वो आपका क्लाइमेट है, आपका धरती का कितना रूप है, कैसे मतलब मौसम बदलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूगोल से कनेक्टेड है। बट हमें क्या कवर करना है? जियोमॉर्फोलॉजी, ओह माय गॉड! बड़ा वर्ड है, तो फिर इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अरे भई यहाँ मत पढ़ो, यहाँ आओ नीचे, थोड़ा-सा नीचे पढ़ो, अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? और क्या पढ़ना है? फिज़िकल कंडीशन पढ़नी है अर्थ के इंटीरियर की। और क्या पढ़ना है? और आपको पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़नी है, ठीक है? ये मैं वो वर्ड्स बता रही हूँ जो आपने पहले सुने हुए हैं। वोल्केनिक के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक्स, सुनामी, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, लैंडस्केप डेवलपमेंट। अब बताओ, डिनंडिएशन 9th क्लास का टॉपिक, 6th क्लास का टॉपिक, 7th क्लास का टॉपिक, है ना? और इरोजन सरफेस 7, 8 कितना आया हुआ है इरोजन। अब बताओ इनमें से कितना टॉपिक आपको मिल गया जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है टफ? नहीं ना? तो चलो थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नंबर 2 पे क्या है। नंबर 2 पे लिखा है क्लाइमेटोलॉजी। अरे क्लाइमेट वर्ड सिर्फ सुनो, क्लाइमेट इसको तो पढ़ा है ना हमने, पूरा एक चैप्टर पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है?
इसको हमने टेम्परेचर क्लाइमेट में याद है, अगर आपको 10th में हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने बहुत डिटेल में इसको कवर किया हुआ है, राइट? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने की सोच रही हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। यस, वेट वेट वेट, ओके, एक सेकेंड। ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? यस, ओके, नहीं हो रहा है तो यस, अभी नहीं हो रहा है, वेट वेट, ओके ओके ओके, चलिए, जब नहीं हो रहा है तो हमें इसी को कंटिन्यू करना है। कभी कभी होता है यार, ये मतलब टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं कभी कभी परेशान करती है, राइट? हाँ, एक सेकेंड, ये इस साइड हो गया है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? अच्छा, वेट, यस 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 यस, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेट का। क्लाइमेट तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, ठीक है? एक सेकेंड रुकिए। क्लाइमेटिक का सबसे बड़ा चैप्टर था, और जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेसिपिटेशंस वगैरह का जो हमने पढ़ा था, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। ये चैप्टर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब अगला वर्ड आता है ओशेनोग्राफी। देखो, ओशेन से रिलेटेड, ठीक है, आपके सी, समुद्र, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, टेम्परेचर, सैलिनिटी, सॉल्ट बजट, ओशन डिपॉजिट, वेव्स, करंट, टाइड्स, ये सारे वर्ड्स आपके जो हैं कॉमन वर्ड्स हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन नेक्स्ट आता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आप जीन्स, सॉइल कैसे बनती है, याद है आपको? क्वालिफिकेशन, सॉरी, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। सॉइल का एक पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, और सॉइल के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। देखो, एनसीईआरटी जो है ना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए बेस का काम करती है, ठीक है? लेकिन उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी कर लेने से आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपका बेस का काम करती है, यानी आपको हेल्प करती है 25% से लेकर 30% तक, ठीक है? आपका बेस पूरा क्लियर करती है एनसीईआरटी। उसके बाद आपको और जो मेहनत करनी होती है, उसमें आपकी हेल्प करते हैं आपके पीवाईक्यू, ठीक है? और उसके बाद हेल्प करते हैं आपके टीचर्स, जो भी आपके मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, या अगर हम लोग भी आपके टीचर्स हैं, तो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं आपके स्कोर को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में आप पूरे वातावरण, इन्वायरमेंट की जो ज्योग्राफी है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? जिसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस, इकोलॉजी पे कैसा रहा है, ग्लोबल जो इस समय क्राइटेरिया चल रहा है उसमें आने वाले चेंजेस, इम्बैलेंस जो हो रहा है, इकोसिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके इसी के अंतर्गत। अब ये हमने पढ़ा आपका फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है पेपर 2। पेपर 2 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के सिलेबस में आपका क्या क्या आता है, ठीक है? यस, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, यानी कि आपके जो रीजनल सिंथेसिस है, ठीक है, एनवायरमेंटलिज्म है, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, लोकेशनल एनालिसिस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपको कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो सारे क्लियर करने होंगे। इस पोर्शन में आपको हेल्प लगेगा, आपके पास ना सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है ज्योग्राफी का? ज्योग्राफी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास लिटरेरी सोर्सेज है, ठीक है? बहुत मटेरियल है, लिटरेरी मटेरियल, लिखित मटेरियल बहुत सारा आपके पास मिल जाता है, और इसकी बुक्स भी आपके पास सफिशिएंट है, बहुत सारी बुक्स भी हैं जो हर एक टॉपिक पे लिखी गई है। तो आपको सबसे हेल्प तो यही मिलती है ना, कि आपको कोई टॉपिक पे आप अटक गए हो, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी देखिए,
अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो भारत की इकोनॉमी डिपेंड करती है यहाँ के क्लाइमेट पे, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। तो एग्रीकल्चर के लिए हमें इन्वायरमेंट के ऊपर डोमिनेंट होना होगा, और इन्वायरमेंट पे डिपेंड है अगर, तो हमें क्या पढ़ना होगा, पूरा ज्योग्राफी ही पढ़ना होगा। तो देखो कैसे इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है कि जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, और पूरा ग्राउंड लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पढ़ेंगे। फिर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, जो एक जगह से दूसरी जगह पे काफी सारे ऐसे भी वनस्पति है आपके जो प्लेस चेंज करते हैं, ठीक है, वो सब डिस्कस होगा। और आपका पॉपुलेशन थ्योरी, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, ये सब, यानी कि काफी हद तक हम यहाँ पे सिविक्स वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, अब आपको ये टॉपिक पढ़ के ये नहीं लग रहा कि मैं करंट अफेयर की बात कर रही हूँ? बताओ, करंट अफेयर कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो सोचो, अगर आप ज्योग्राफी प्रिपेयर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपको करंट अफेयर भी पढ़ने होंगे, राइट। तो ये किस में हेल्प करेगा, आपका जीएस में हेल्प करेगा कि नहीं, है ना। जीएस पेपर में आपकी हेल्प करते हैं ना ये सारे टॉपिक्स। इसी तरह से जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी कर रहे हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कर रहे हो, तो उस समय भी आपकी हेल्प होती है, ठीक है। क्योंकि हर एक से ना चार पांच क्वेश्चंस जो है कनेक्टेड आ रहे हैं। तो आपको, अगर आप ज्योग्राफी का ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है रीजनल प्लानिंग का। रीजनल प्लानिंग यानी कि रीजन्स, आपके जो एरियाज है, कितने टाइप के रीजन्स होते हैं, मेथड्स क्या है रीजनलाइजेशंस का, ग्रोथ सेंटर कौन कौन से हैं, ग्रोथ पोल कौन कौन से हैं, ये सब हमारा डिस्कशन होगा। एकदम आप बुक में जब पढ़ते हैं, आपको एकदम धीरे धीरे सारा नॉलेज मिलने लगता है, ठीक है। मॉडल्स, थ्योरी एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी में। और उसके बाद ये बहुत सारी थ्योरीज है, जैसे वॉन थनन्स का मॉडल है, ठीक है, क्रिस्टालर है, लॉश है, वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस है। ये कुछ थ्योरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके इसी पेपर से रिलेटेड, ठीक है। देन आ जाता है बाद आपका पेपर 2 का। पेपर 1 में हमने देख लिया कि फिजिकल और ह्यूमन दो तरह के आपके टॉपिक थे। अब जब सिलेबस पेपर 2 का हम चेक करते हैं, तो इसमें फिजिकल सेटिंग, ठीक है, फिजिकल सेटिंग यानी कि जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है पृथ्वी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी नेबरिंग कंट्रीज, ये देखो, अब जैसे ही रिलेशनशिप की बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की, ये भी आपका एग्जाम का बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। आपके जीएस में, वहां पर भी इंटरनेशनल जो रिलेशंस है उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे लिखना है वो आपको हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड, सरफेस, ग्राउंड वाटर, ये सब रिसोर्सेज हैं। एनर्जी, मिनरल्स, बायोटिक, अबायोटिक आपने पढ़ा था स्कूल लेवल पे, मरीन रिसोर्सेज, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, मतलब मुद्दा ही नहीं कह सकते, एग्रीकल्चर तो भारत की बोन है ना, बैकबोन है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप उससे मतलब 50% ऑलरेडी आप जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, थोड़ा सा समझना है, पैटर्न समझना है, और कंटिन्यू क्लासेस में आना है, बस। उसके बाद देखिएगा आप ऑप्शनल के लिए ऑटोमेटिक कैसे रेडी हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री हमारी किस तरह से डेवलप हुई है, उसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे। लोकेशन, जो फैक्टर होते हैं कि इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। देन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या आ गई हैं। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगेन करंट अफेयर में कम मतलब आ जाएगा, है ना, करंट अफेयर्स में आ जाएगा। डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपके करंट अफेयर से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं आपके, ओके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में आपका रोड, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन, ये सब चीजें सब इसमें कनेक्ट होती हैं। तो कैसे ट्रेड बैलेंस रह सकता है, हमारे ट्रेड की पॉलिसीज क्या क्या होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे चलता है, ये सारा प्रोसेस डिस्कस होगा। देन कल्चरल सेटिंग, यस, कल्चरल सेटिंग में जो हमारी एथनिक डाइवर्सिटी है ना, जो भारत की सबसे खास बात भी है, तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम समझेंगे इंडियन सोसाइटी का। देखो, यहाँ पर जितने भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप जीएस पेपर्स देखते हो, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो वो कैसे आपको मेंस पेपर में भी हेल्प कर रहा था कई पॉइंट्स पर। देन सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स में आपकी जो सिटीज हैं, उसका हम पूरा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, इंडियन सिटीज कैसे डेवलप हुई, अर्बन जो है उनके डेवलपमेंट में क्या क्या रीजंस थे, कैसे हुआ, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या था इंडियन सोसाइटीज का, ये सब हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग,
ठीक है? जो 5 ईयर प्लान्स थे ना डेवलपमेंट के, वो सारे इसमें काउंट होते हैं। और पंचायती राज जो 3 टायर है हमारे गवर्नमेंट के, उसके बारे में डिस्कशन होगा। अब ये 3 टायर वाला हमने पढ़ा है क्लास 9 में। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होंगी। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सारे जो पॉलिटिकल हमने डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पर हम उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है? और अगर मैं आपको मतलब एक पेज और शेयर करना चाह रही थी बट मुझे लग रहा है वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, जिसमें सिंपल मतलब मैंने ये पूरा क्रॉस चेक करके देखा था कि हर एक टॉपिक से लगभग 4-6 करके क्वेश्चन आए हुए हैं। और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाले से तो पूरा मतलब 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब आप इसको रीड करते हैं तो मेंस पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो जाती है। लगभग अगर पूरा चेक करेंगे ना 130 नंबर के आसपास आपकी हेल्प होगी, ठीक है? मतलब जो पेपर 1 का जो आपका जीएस के पेपर चल रहे हैं उसमें भी हेल्प होती है जब आप ऑप्शनल को ज्योग्राफी चूज़ करते हैं। कंटेम्पररी इशू जो उस समय चल रहे हैं, जैसे सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, ये सारे इश्यूज, ठीक है? कोरोना आ गया, कोई एपिडेमिक आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है इस इशू में पूरी हमारी कवर हो जाएँगी। तो ये तो था सिलेबस, सिलेबस की बात हो गई। अब है ये सिलेबस में हम कवर कैसे करेंगे, ठीक है? तो हमारे जो कोर्स का डिज़ाइन है उसमें थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, ठीक है? कोर्स डिज़ाइन में सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चरल रिव्यूज़ होंगे, जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे हमें उसको स्टार्टिंग में मतलब हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए उसकी। तो प्लानिंग में सबसे पहले रहेंगी क्लासेस 135 टू 140 क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी, ठीक है? हर एक टॉपिक पे क्लासेस होगी। उसके बाद बीच-बीच में लाइव सेशंस होंगे, ठीक है? लाइव सेशंस जिसमें आपका क्या, जिसको हम कह सकते हैं डाउट क्लियरिंग, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशंस जिसे कहते हैं। तो डाउट आपको कुछ भी होगा, आप एकदम लाइव सेशन में आके अपने टीचर से कनेक्ट होके डायरेक्ट अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा? भई ये तो हो गया कि क्लासेस तो मैम ठीक है देंगे, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो लगती है पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, पीवाईक्यूज़ जो होते हैं लगभग अगर हम 10 साल के भी पिछले देख लेते हैं, तो इसमें क्या है मैडम, हम लोगों को पीवाईक्यू तो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, तो फिर आप क्या करवाने वाले हैं? पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन है ना? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, आपने के एक पे टिक कर दिया, आपको क्या हो गया? भई प्री में तो यही करना है ना, टिक हो गया। लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं है? अगर वो किससे कनेक्टेड है, ये सारा डिस्कशन आपको हम क्लास में करवाते हैं। तो पीवाईक्यू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपके यहाँ पर करवाए जाएँगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग सेशन के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपना तो आपको याद रहती हैं चीज़ें कि अच्छा ये क्या पॉइंट था, ये किससे कनेक्टेड था। इसके अलावा क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा, कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब ये सिर्फ नहीं है कि क्लासेस चल रही हैं, तो फिर आपकी क्लासेस में क्या तैयारी हो चुकी है, इसको चेक करने के लिए बीच-बीच में आपके कंटिन्यू होंगे मॉक टेस्ट, ठीक है? मॉक टेस्ट में आपके लगभग मतलब हर पेपर को लेकर, हर एक सेशन को लेके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के सेटअप होंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3 ऐसे करके बनाए जाएँगे। ये भी नहीं कि आपने जिस ग्रुप में पेपर दिया या मॉक टेस्ट दिया, आपके बाद का जो ग्रुप है वो सेम टेस्ट देगा तो उसको तो आप लोग बता देंगे ना, तो उसके लिए एक अलग नया सेट बनाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की हम लोग बहुत ध्यान रखने वाले हैं इन बातों का। इसके अलावा जो आपका मेन होता है आंसर राइटिंग कॉम्पिटिशन। ये एक चीज़ है आंसर राइटिंग, जो आप सबके लिए करवाया जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है आंसर आते हैं, आप लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स क्यों 170, 180 तक ही अटक जाते हैं। देखो, एक बात को तो ध्यान रखना कि 500 मार्क्स में से 500 की तो कभी उम्मीद ही मत करना, प्लीज़ सोचना भी मत। 500 में से 400 की भी उम्मीद बहुत मुश्किल है, ठीक है? 500 में से अगर आप सपोज़ 280, 290, 300 ये बेस्ट मार्क्स है। हाँ, ये बेस्ट मार्क्स है, आप टॉपर्स का चेक करो, ये बेस्ट मार्क्स हैं। इसके नीचे 270, 200 सा 65 तक। लेकिन जो कह रहा है कि मेरे 200 आ रहे हैं, 210 आ रहे हैं, तो देखो आप ऑप्शन चूज़ करने का तरीका यही है, आपके पास 4 अटेम्प्ट होते हैं और अगर आप अदर कैटेगरीज़ से हैं, तो आपके पास 6 अटेम्प्ट भी होते हैं, अटेम्प्ट बढ़ भी जाते हैं। तो इसको क्या करना है आपको, फर्स्ट आपने पेपर दिया, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शनल जो है, आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? ज्योग्राफी लेने से
बहुत सारे आपको हेल्प होने वाली है, आपके बाकी के जो पेपर्स हैं, मेन पेपर होते हैं, उसमें भी हेल्प हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हम लोगों का कोर्स पूरा जिस तरह से बनाया जाएगा, क्रैश कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। इन सारी बातों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है और जो आपको मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें नहीं भी तो यानी कि है एमसीक्यू जो होगा ना, उसमें लगभग 10,000 क्वेश्चन प्लस हैं, ठीक है? 10,000 क्वेश्चन प्लस करवाए जाएँगे। तो जल्दी से जल्दी ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जल्दी ही आपके साथ शेयर करवा दी जाएगी कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं आपके फॉर्म फिलअप। देखो जून में एग्ज़ाम है तो स्टार्टिंग तो आपको अभी से कर देनी पड़ेगी। अभी से तैयारी में जुट जाएँगे तो आप अपने एग्ज़ामिनेशंस में भी खरे उतरेंगे। मैं ये मतलब जो एक्यूरेट डेट है वो नहीं बता रही हूँ, बट आपको प्रिपरेशन जल्दी ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एग्ज़ामिनेशंस कितने टफ होते जा रहे हैं। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। विल मीट सून।